हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं डीबीटी बैट 2022। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 23/4/2022 में। ओके, इवनिंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपको इसमें बताना था कि कितने ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे तो ये 1 2, ठीक है, ये इधर 3 और 4, ये 5 6 7, ओके, और ये 8। उसके बाद में ये 8 हो गया। फिर उसके बाद में 9, ये 10 और 11, ये 12, ओके, और इधर ये आपका हो जाएगा 13 और 13, और 13 के बाद में ये आपका इधर 14। ओके, और एक ये इधर आपका 15। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ये नंबर है वो आपका 15 इसमें आंसर है। ठीक है, 15 आंसर है। बाकी एक बार और अपनी साइड से आप काउंट करके देख लेना, अदरवाइज इसका जो आंसर है वो 15 ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला बताना था। तो फॉर्मूला क्या बताना था कि विच इज़ द सॉरी व्हाट इज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे CSOH इस तरह से, एंड ये आपको स्ट्रक्चर बतानी है, बस यहाँ पे काउंट करना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे C12H17 एंड ClN4OS, ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ओके, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका यूनिट थर्ड से दिया हुआ है, मोलिकुलर बायोलॉजी CSIR में जो आती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताना था कि जो यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज सेकंड है वो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है। आपको बताया था कि जो फर्स्ट होता है वो RNA को ट्रांसक्राइब करता है, जो सेकंड होता है वो mRNA को करता है, एंड जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वो tRNA को करता है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे सेकंड पूछा है तो mRNA, अब आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे tRNA है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका दिया हुआ है rRNA, ठीक है, 5S RNA, ये इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंसर एक बचा, mRNA miRNA snRNA को ये सिंथेसिस करता है। तो आई होप कि आपको इस ट्रिक से ही ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट ये जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 6 सेकेंड आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है कि इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम कंप्राइज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन्स पाए जाते हैं। वहाँ पे आपका लिंकर उसमें नहीं आता। लिंकर का मतलब क्या है कि H1 वहाँ पे नहीं आता। आपको बताया था कि 8 जो ओक्टामर्स की वो होता है, ठीक है, इस तरह से 8 ओक्टामर की एक यूनिट हिस्टोन होता है, ओक्टामर हिस्टोन होते हैं, जिसमें 2 H2 एंड ये जो एक टेट्रामर होता है बीच में वो होता है
H3H4 का, ठीक है। इनकी 2 यूनिट H3 एंड H4 की 2 यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है H2A एंड H2B। और H1 ऐसे साइड में आपका लिंकर प्रोटीन की तरह होता है, जो कि इसमें न्यूक्लियोसोम में नहीं होता, ठीक है। वो लिंकर की तरह है। जब आपके 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए इस तरह से डीएनए रैप करता है, फिर जब दूसरे पे जाता है तो बीच में आपका लिंकर प्रोटीन होती है, फिर दूसरे पे रैप करता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये इसलिए H1 जो है लिंकर प्रोटीन की तरह होता है। तो ये H1 यहाँ पे नहीं होगा, और H1 नहीं होगा तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड में भी H1 दिया हुआ है, 4 में भी दिया हुआ है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे एंड आंसर हो जाएगा आपका सेकंड सही, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है H2A H2B, जिसके 2 डाइमर होंगे, ठीक है। 2 इस तरह से, एक डाइमर ये हो गया और एक नीचे की तरफ डाइमर होगा, और बीच में होता है H3 एंड H4 का टेट्रामर, ठीक है। यहाँ पे आपका H3, इधर आपका H4, इधर H3, इधर H4, इस तरह से ये दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड सोडियम क्लोराइड। आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका, द साल्ट विल इल्यूट बिफोर द प्रोटीन। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the enzyme that links carbon and nitrogen metabolism is glutamine synthetase। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो गैप जंक्शन होता है वो किस में एब्सेंट होता है। आपको पता होगा कि गैप जंक्शन आपका एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे वो एब्सेंट होगा, बाकी प्रेजेंट आपका ब्रेन सेल, कार्डिक मसल सेल, लिवर सेल, तो लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द मेल्टिंग टेम्परेचर of DNA is higher when the content of। आपको पता होगा कि TM जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कब आपका हाई होगा, जब वहाँ पे आपका GC का जो कंटेंट है वो हाई होगा, ठीक है। जब आपका GC हाई होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो है TM जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि GC के बीच में क्या होता है, GC के बीच में होते हैं 3 बॉन्ड, ठीक है, इसलिए इनको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। उधर आपका जो मतलब जो थायमिन एंड एडेनिन है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइम आपका कम लगता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर इसका अमाउंट वहाँ पे अगर ये जो बेस पेयर है वो ज़्यादा है तो तब आपका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर तब क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर GC ज़्यादा है, ठीक है, अगर वहाँ पे GC ज़्यादा है तो तब आपका क्या होगा, अगर वहाँ पे GC ज़्यादा है तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था। अगर GC अगर आप देख रहे हैं कि GC आपका कम है तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी आपका कम होगा, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 80 अगर ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं, क्योंकि 80 अगर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, अभी बताया तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे में दिया हुआ है AC बेस पेयर इज हायर, बिल्कुल सही, ये आंसर होगा। और थर्ड में क्या दिया हुआ है कि 80 बेस पेयर इज सेम एज, अगर दोनों सेम होंगे तो कुछ ऐसा वो नहीं है, ये आंसर नहीं होने का। एंड इसमें कहा है कि GC अगर कम होगा, ठीक है, तो अगर GC कम होगा तो आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, ठीक है। हाई कब होगा, हाई तभी होगा जब GC आपका जो है हाई होगा, ठीक है। जो DNA स्ट्रक्चर है उसमें अगर GC ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो तब आपका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड हैप्पी लर्निंग। एंड DBT के लिए आप ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।